ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में करीब 2 घंटे तक लगातार कागजी कार्रवाई चली। ठीक 12 बजे के आसपास पहुंच गई थी यूपी पुलिस की टीम, जिसे रोपड़ की पुलिस लाइन में ठहराया गया था। वहां से रोपड़ जेल पहुंची और रोपड़ जेल में जो कागजी कार्रवाइयां चली हैं, यूपी पुलिस की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी प्रति सौंप दी गई, उसकी कॉपी सौंप दी गई। उसके बाद तमाम कागजी कार्रवाइयां चली और करीब 2 घंटे की कागजी कार्रवाइयों के दौर के बाद अब फाइनली पंजाब पुलिस ने सौंप दिया है मुख्तार अंसारी को, यूपी पुलिस को सौंप दिया है, हैंडओवर कर दिया है। और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी समय यूपी पुलिस की टीम, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये 2 घंटे पहले की तस्वीर है, जब यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला, करीब दर्जन भर गाड़ियां जिसमें वज्रवाहन भी, एसयूवी गाड़ियां भी हैं और साथ ही मेडिकल टीम, एम्बुलेंस भी है, इन गाड़ियों का काफिला अंदर दाखिल हुआ था। 2 घंटे पहले की तस्वीर है और अब 2 घंटे की कागजी कार्रवाइयों के दौर के बाद अब मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर दिया है पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को। 2 साल के वक्त में करीब 8 बार यूपी पुलिस की टीम पहुंची पंजाब की मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाया जाए, लेकिन पंजाब पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर की दलीलों का हवाला दिया गया। शुगर, डिप्रेशन, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां और उसके साथ ही हार्ट अटैक की बातचीत भी कही गई। इन तमाम दलीलों के आधार पर हैंडओवर नहीं किया गया। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हैंडओवर किया जाए, पंजाब पुलिस हैंडओवर करे यूपी पुलिस को। और अब आखिरकार अब हैंडओवर कर दिया है पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को। अब हरियाणा के रास्ते उसे यूपी लेकर आया जाएगा। रुमान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अब आखिरकार पंजाब पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को। जी बिल्कुल, हैंडओवर किया जा चुका है। और दूसरी बात यह कि अब जो है ना, जेल मैनुअल के हिसाब से ऐसा लगता है कि सामने जेल देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ गाड़ियां हैं और तमाम बाहर पुलिस अमला मौजूद है। अब ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से जेल मैनुअल के तहत मुख्तार अंसारी को आने नहीं दिया जा रहा है बाहर, क्योंकि जेल मैनुअल कहता है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही कैदियों का आना या जाना जेल से होता है। उसके बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जेल पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। मतलब 12 से 3 के बीच में ना तो कोई कैदी बाहर जा सकता है किसी पेशी के लिए या इलाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या किसी को अगर बेल ऑर्डर भी मिल गई है तो वो भी बाहर नहीं जा सकता, और ना ही कोई नए कैदी को अंदर लिया जाता है। यानी अगर ये टेक्निकल पहलू रहा, रोमान मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी भले हो गई हो, लेकिन 3 बजे तक का शायद इंतजार करेगी यूपी पुलिस, ताकि जेल मैनुअल के हिसाब से 3 बजे उसे लेकर बाहर निकले। बिल्कुल, अगर जेल मैनुअल की टेक्निकलिटी बची है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 बजे से 6 बजे तक फिर शाम का वो समय होता है जब नए कैदियों को या तो अंदर लिया जाता है, या जो कोर्ट में पेशी पे गए हुए होते हैं वो वापस आते हैं, उनको अंदर लिया जाता है, या बाहर से किसी कैदी को रिलीज़ करना है या कहीं ट्रांसफ़र करना है तो 3 बजे से 6 बजे तक ही जेल मैनुअल के हिसाब से ही किया जाता है। तो इस समय ऐसा लग रहा है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इस समय 2:04 हुए हैं। 57 पर करीब यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो सीधे तौर पर 2 घंटे 8 मिनट का समय हो चुका है यूपी पुलिस की टीम को अंदर। तो ऐसे में कागजी कार्रवाई ठीक है रुमान, मैं आपके पास आता हूं। विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर संभव हो तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या कुछ हलचल, क्योंकि अब तो जानकारी है कि पंजाब पुलिस ने हैंडओवर कर दिया मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को। उसे शायद एम्बुलेंस में बिठा भी दिया गया है, लेकिन जिसका जिक्र रुमान कर रहे हैं कि 12 से 3 का जो वक्त है, जेल मैनुअल जो वहां का है उसके मुताबिक उस समय कैदियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, जो भी अब फॉर्मेलिटीज होती है, तो शायद 3 बजे का हो सकता है इंतजार हो रहा हो। जी बिल्कुल, हो सकता है कि 3 बजे का जो है इंतज़ार किया जा रहा हो, क्योंकि 12 बजे यूपी पुलिस जो थी वो जेल पुलिस में जेल के पास पहुंच गई थी। लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बावजूद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो जेल मैनुअल है उसका कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से बिल्कुल सख्त खबर है कि जो अंसारी को यूपी पुलिस को अब सौंप दिया गया है, और हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में जो है अब मुख्तार अंसारी जो है उसको लेकर यूपी पुलिस बाहर निकले। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इसी रोड से मुख्तार अंसारी जो है वो उसका काफिला निकलेगा, यूपी पुलिस को उसको लेकर निकलेगी यहाँ से। और अगर दूसरी तरफ की बात करें मैं, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो तैनाती है यहाँ पर, वो यहाँ पर की गई है, यानी कि बैरिकेटिंग्स जो है इस रोड पर की गई है, ताकि कोई भी वाहन जो है वो यहाँ से ना जा सके, क्योंकि जिस तरह से जो उसके गुर्गे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि काफिले के साथ साथ वो भी यहाँ से रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने चौकस जो प्रबंध है वो जेल के बाहर यहाँ पर किए हुए हैं। बाहरी तैनाती जो है वो जेल के बाहर भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब जिस
तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हैंडओवर जो है यूपी पुलिस को कर दिया गया है और शायद कुछ ही समय बचा है कि अब मुख्तार अंसारी जो है वो यूपी पुलिस के साथ जो है वो यूपी के लिए ठीक है विशाल, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। एक बार फिर से बड़ी खबर बता दे, पंजाब पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है मुख्तार अंसारी को। इससे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को सौंप दी गई है। वहां पर डॉक्टरों की एक टीम मौजूद थी जिसने मुख्तार का मेडिकल परीक्षण किया। मुख्तार को अब एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। जो जानकारियां हैं, पहले सामान रख दिया गया था, एम्बुलेंस वहां पर है। यूपी पुलिस के स्क्वाड गाड़ियां हैं, करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं जिसमें वज्र वाहन है। साथ ही जो ट्रेंड पुलिस अफसर से आधुनिक असलहों के साथ वज्र वाहन भी खड़ी है ताकि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा सके। रुमान, अब तो काउंटडाउन एक तरीके से जो चल रहा था वो आखिरी दौर में, क्योंकि अब एक तस्वीर बस बाकी रह गई है कि यूपी पुलिस वहां से लेकर निकले, जेल के गेट का दरवाजा खुले, उसके बाद यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला जो जिस तरीके से अंदर गया था। विशाल, कुछ अपडेट है आपके पास? वो यूपी पुलिस का जो है वो रवाना होने जा रहा है। सड़क पर देखिए आप, गहमा गहमी होना शुरू हो गई है और जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस को हैंडओवर जो है वो कर दिया गया है, तो दूसरे रास्ते से आप ये देख सकते हैं कि दूसरे रास्ते जो है वो निकाला जा रहा है मुख्तार अंसारी को। सारी जो मीडिया थी वो दूसरे रास्ते पर थी, लेकिन अब काफिला देखिए, ये काफिला जो है यूपी पुलिस का है सारा, 1 2 3 सारी गाड़ियां जो है निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस भी यहाँ पर निकलना जो है वो वहाँ से शुरू हो गई है, यानी कि जो काफिला है वो निकलना जो है वो शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे तो वो जो है वो यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, इसमें जो है मुख्तार अंसारी को ले जाया गया है। आप देखिए तस्वीरें हैं, साफ हैं गाड़ी में, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो है वो मुख्तार अंसारी को जो है यहाँ से निकाला गया है, जो है वो जाएगा। तो अब वो जाना जो है यहाँ से शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलना शुरू हो गया है और जो गाड़ियां हैं मीडिया की वो भी जो है पीछे पीछे लगना शुरू हो गई हैं। और पुलिस ने जो जिस रूट से, यानी कि जो मेन गेट से काफिला नहीं निकाला मुख्तार अंसारी का, दूसरे गेट से जो है वो काफिला निकाला है। तो अब मुख्तार अंसारी के साथ जो है वो 3 गाड़ियां जो है वो पुलिस की हैं और एम्बुलेंस भी उसके साथ है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला जो है वो नेशनल हाईवे पे पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है ये, यहाँ से ये रोपड़ से होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए, अंबाला होते हुए गाड़ियों का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है। ये NH 44 की तरफ जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि SUV हैं, पुलिस की SUV है। पुलिस की SUV के बीच में वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर मुख्तार अंसारी है और उससे पहले वज्र वाहन भी है। सामने पूरा काफिला आप देख सकते हैं ये जा रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम निकल चुकी है पंजाब जेल से। अब सीधे तौर पर ये मुख्तार अंसारी अब जो अपना सेफ हाउस था, अपने सेफ हाउस से निकल चुका है और अब सीधे जा रहा है मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कभी उसकी तूती बोला करती थी। लेकिन आज मुख्तार अंसारी कहां पर आया वहां देवे, और मुख्तार अंसारी को आज कैसे लेकर जाया जा रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम उसने अपने हथकंडे, तमाम अपने पैतरे चल दिए लेकिन वो बच नहीं पाया उत्तर प्रदेश जाने से। अंसारी जेल में जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वो एक बाहुबली की तरह नहीं जा रहा है, बल्कि एक हिस्ट्री शीटर, एक मामूली गुंडे की तरह जा रहा है। मामूली जिसने अपने 25 से 33 साल के अपराध के करियर में दर्जनों गुनाह किए, कोई ऐसी बड़ी धारा नहीं जो और सीधे पर मुख्तार अंसारी ने पर 18 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को देना होगा। मुख्तार अंसारी अब वहां पर एक गैंगस्टर की तरह नहीं, एक नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल की तरह जा रहा है, एक ऐसे अपराधी की तरह जैसे जेल में बंद होते हैं, जहां अपने सेफ हाउस में उसको कथित तौर पर तमाम चीजें मिली हुई थी, तमाम उसको सहूलतें मिली हुई थी, उसके गुर्गे यहाँ आसपास रहते थे, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में वो रहता था। सीधे तौर पर अब मुख्तार अंसारी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, एक आम कैदी की तरह। अब ये जो आप काफिला देख रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां, वज्र वाहन मुख्तार अंसारी को लेकर निकले हैं, आप देख सकते हैं कि 2 पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके आगे पीछे वज्र वाहन है और उसके आगे की तरफ एम्बुलेंस है, जिसके आगे फिर 4 गाड़ियां हैं।
रुमान, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त जो तस्वीर हमने रखी है थोड़ी देर पहले की, रुमान लगातार इस काफिले के साथ है जो यूपी पुलिस का काफिला है। लेकिन आप देखिए जिस गेट पर सबसे ज्यादा इंतजार था उसके बगल में जो गेट है वहां से यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला निकला। रिटर्न ऑफ बाहुबली की यह तस्वीर, क्योंकि एक वक्त तूती बोला करती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र रुमान कर रहे थे। दूसरे गेट से यूपी पुलिस की गाड़ियों का काफिला एक एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी को बिठाकर वहां से लेकर निकल गया है। अब यूपी के रास्ते पर है, बांदा के रास्ते पर है और जाहिर सी बात है अब यूपी के अंदर इंतजार है। बांदा जेल को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अब ये उस काफिले की तस्वीर है। रुमान बताइए अब आप क्या देख रहे हैं? विशाल, बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। बिल्कुल देखिए तस्वीरें देखिए, यूपी पुलिस हमारे आगे चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को लेकर जो है वो आगे चल रही है। उसके पीछे जो काफिला है वो निकल रहा है यहाँ पर। तो जो यूपी पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से निकल रही है। एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं, गाड़ियों को आप देख सकते हैं, जो वज्र वाहन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हैंडओवर है पंजाब पुलिस ने वो मुख्तार अंसारी का जो है वो यूपी पुलिस को कर दिया है। और हम बिल्कुल न्यूज़ नेशन पे आप सीधी तस्वीरें जो है यहाँ पर देख रहे हैं। जो यूपी पुलिस का जो काफिला है वो आगे चल रहा है। बिल्कुल आप न्यूज़ नेशन पे ये सारी पहली तस्वीरें जो देख रहे हैं। और देखिए ये नेशनल हाईवे है, अब नेशनल हाईवे पे पहुंच गए हैं जो हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को जोड़ता है, उस नेशनल हाईवे पे है। और मुख्तार अंसारी को लेकर जो है यूपी पुलिस यहाँ पर निकल रही है। अब वज्र वाहन की तस्वीरें जो है आप साफ देख सकते हैं, यूपी नंबर की गाड़ियों को आप जो है यहाँ पर साफ देख सकते हैं। और पुलिस जो है हर चौराहे पे लगाई गई है ताकि जो मुख्तार अंसारी है उसका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो सके। और जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को मेन गेट से नहीं, जो मेन गेट था वहाँ से नहीं निकाला गया, दूसरे गेट से जो है वो निकाला गया है। और मीडिया की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं कि साथ साथ चली हुई हैं। तो यूपी पुलिस जो है अब मुख्तार अंसारी को लेकर जो है वो यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। और इसके बाद जो रोपड़ जिला है, इसके बाद जो है वो हरियाणा में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इसी तरह जो यूपी गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स है वो आप देख सकते हैं। और ये काफिला जो है लगातार जो है वो जारी है। जी निश्चित तौर पर यह तस्वीरें विशाल और रुमान लगातार इस काफिले के साथ मौजूद हैं। रोपड़ के बाद अब ये सीधे हरियाणा में प्रवेश करेगा ये गाड़ियों का काफिला, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और उसके बाद यूपी में प्रवेश कर जाएगा ये काफिला। और उसके बाद बांदा लेकर जाया जाएगा। बांदा जो जेल है उसमें संभवतः 15 नंबर बैरक में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी पहले भी इस जेल में रखा जा चुका है और अब एक बार फिर से इसी जेल में अब उसे फिर से रखा जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और खास तौर पर तैयारियां हैं बांदा जेल में। लेकिन रुमान, ये पूरी तरीके से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस पूरे काफिले में करीब 100 की संख्या में जवान है, जिसमें एक सीओ है, 2 एसएचओ हैं, 6 एसआई हैं, 20 पुलिसकर्मी हैं, एक वज्रवाहन है, एक एम्बुलेंस है, एक बटालियन पीएससी की है, करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं, एक वज्रवाहन है, एक एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टरों की टीम मौजूद है। इस काफिले के साथ फिलहाल अभी पुलिस की गाड़ी रुमान से हमसे संपर्क हो चुका है। एक बार फिर से रुमान का रुख करते हैं। रुमान, जो काफिला चल रहा है इसमें करीब दर्जन भर गाड़ियां हैं, एक सीओ, 2 एसएचओ, 6 एसआई, 20 पुलिसकर्मी, एक वज्रवाहन, एक एम्बुलेंस पीएससी की, एक बटालियन है। यानी सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है ताकि परिंदा वहां पर पर ना मार सके। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का काफिला कहीं भी नहीं रुकेगा, प्राइवेट ढाबे पर भी ये काफिला नहीं रुकेगा, यानी वन गो में ये सफर तय किया जाएगा। ये तस्वीर साफ हो गई है और ऐसी व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर ताकि कोई चूक ना रह जाए। रुमान, देखिए बिल्कुल मुख्तार अंसारी का काफिला नहीं रुकेगा, कहीं पर भी साफ कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा का संभव नहीं है कि इस काफिले को रोका जा सके। 881.1 मीटर की दूरी है रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल तक। तो सीधे तौर पर अगर ये डायरेक्ट नापी जाए तो करीब आप देखिए कि करीब 14 घंटे 50 मिनट का ये सफर है। और इससे ज्यादा तब होगा जब अगर कहीं रुकना पड़ेगा या फिर जाम मिलेगा। तो ये कोशिश की जा रही है तो बिल्कुल जो मुख्तार अंसारी काफिला है इसको कहीं पर भी किसी तरह का कोई जाम ना मिले, किसी तरह का कोई रास्ते में रुकावट ना हो और सीधे तौर पर बिना चले बिना रुके कहीं पर सीधे बांदा पहुंचा जा सके। और इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर गाड़ी के अंदर 2 से 3 ड्राइवर मौजूद हैं जो कि शिफ्ट के हिसाब से ये पूरी ड्राइविंग करेंगे और ये जो पूरी जर्नी है 14 घंटे से ज्यादा की उसको पूरा करेंगे। लेकिन बांदा जेल जो कि अब मंजिल है मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना, पहले भी रुमान
उस जेल में रह चुका है मुख्तार, और उस जेल में खासतौर पर कभी राजा भैया भी थे, फिर बाहुबली अतीक अहमद, इसके बाद पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी का भी कार्यकाल इसी जेल में बीता था। इसी तरीके से जो नोएडा का शार्प शूटर था दुजाना, वो भी उसी जेल में रखा गया था। देखिए बिल्कुल, और इसमें मुख्तार अंसारी के भी कई राइवल्स हैं जो मौजूद हैं। वो नहीं चाहते थे कि मुख्तार अंसारी इस जेल में आए, और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि इनको भी जान का खतरा है मुख्तार अंसारी अगर इस जेल में आता है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब सबसे पहले बांदा जेल में जाएगा मुख्तार अंसारी, जहां पर एक जमाने में ये भी कहा जाता है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को भी तमाम सुविधाएं मिला करती थी। मुख्तार अंसारी के सेफ हाउस के तौर पर बांदा जेल अपने लिए इस्तेमाल किया करता था। अब उसी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी जाएगा, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी चेंज हो गई है। अब मुख्तार अंसारी जो है अब एक अपराधी की तरह वहां पर जा रहा है, क्योंकि बाहुबली की तरह नहीं जा रहा है। 2 कंबलों में और एक प्लेट और गिलास के सहारे उसे अपनी वहां पर सजा काटनी होगी, जेल के दिन काटने होंगे, जिसके बाद फिर प्रशासन इस बारे में फैसला करेगा कि मुख्तार अंसारी को किसी और जेल में शिफ्ट किया और जाए। देखिए इस वक्त ये जो काफिला है रोमान, हम देख पा रहे हैं, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आप सुन पा रहे हो और बातचीत हो पाए तो संभवतः अब हाईवे तक पहुंच चुका है पूरा काफिला, क्योंकि टोल दिखाई दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टोल से जो है वो आगे निकल चुका है ये काफिला, और अब कुछ ही दूरी में जो है वो चंडीगढ़ के पास से होते हुए अंबाला जो है वो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो गाड़ियां चलाई जा रही है यूपी पुलिस द्वारा, मीडिया को आगे नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी है जिस एम्बुलेंस में है वो काफ़ी दूर है, और बीच में 2 जगह पर जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं ताकि कोई भी मीडिया वाला जो है वो आगे तक ना पहुँच पाए। इतनी सुरक्षा घेरे में जो है मुख्तार अंसारी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। वज्र पुलिस उनके साथ चली हुई है, और यूपी पुलिस की 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पर चली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो काफिला है वो काफी ज्यादा है पुलिस का, और सुरक्षा के हिसाब से भी काफी ज्यादा पुख्ता प्रबंध है वो यूपी पुलिस ने यहाँ पर किया है। हालांकि जो पंजाब पुलिस है वो बिल्कुल भी इस काफिले में नहीं है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूपी को ले जाने के लिए सिर्फ यूपी पुलिस ही मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ पहुंचेगी, और पंजाब पुलिस जो है उसमें नहीं जाएगी। तो वही काफिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के साथ साथ जो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया है, बैठा गया है, और उसके साथ 5 से 6 गाड़ियां जो है वो लगातार जो है यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन मीडिया को कहीं ना कहीं एम्बुलेंस से दूर रखने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस चली है, 2-2 गाड़ियां जो है पुलिस की जो है वो नेशनल हाईवे पे चल रही हैं ताकि कोई भी मीडिया वाला जो है वो आगे तक ना पहुंच पाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही चाक चौबंद जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो यूपी पुलिस ने किए हैं, और काफी ज्यादा जो बड़ा काफिला है वो इसमें जो है नेशनल हाईवे पे है, और यही नेशनल हाईवे जो है होता हुआ अंबाला होता हुआ दिल्ली तक जो है वो पहुंचेगा। जी विशाल, ना सिर्फ मीडिया की गाड़ियां, मुझे तो लगता है कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कोई भी गाड़ी अब जब तक ये काफिला चल रहा है उसके आसपास नहीं आ पाएगी, ओवरटेक नहीं कर पाएगी, जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारा मीडिया जो है वो पीछे लगा हुआ है, सारी गाड़ियां जो है लगातार चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था जो है यूपी पुलिस ने की है, पुलिस की गाड़ी जो है दोनों लेन्स पे चल रही है। जैसे ही कोई मीडिया वाला आगे होने की कोशिश करता है तो इसकी गाड़ी जो है वो आगे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सुरक्षा के प्रबंध की बात की गई थी कि पुख्ता करने की बात की गई थी, तो वो पुख्ता प्रबंध जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से जो यूपी पुलिस है उसने एम्बुलेंस को काफ़ी दूर जो है वो मीडिया से रखा हुआ है, किसी को वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, और पूरे नेशनल हाईवे पे जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां ही नजर आ रही हैं, यूपी पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं, और बकायदा उसको जो है सुरक्षा घेरे में जो है वो कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा है। और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो 5 से 6 पुलिस की गाड़ियां हैं, और एम्बुलेंस है, वज्र वाहन है, वो साथ साथ चले हुए हैं। जी ठीक है रोमान, ये सफर जो अब यूपी की बांदा जेल के लिए शुरू हो चुका है मुख्तार अंसारी का, ये जो सफर अब शुरू हो चुका है, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में जरूर बैठा होगा इस समय, लेकिन जो पिछले 32 साल का आपराधिक जीवन रहा है, 1988 में पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, बिल्कुल एम्बुलेंस के वो पूरा 32 साल का सफर अब याद आ रहा होगा मुख्तार अंसारी को। एम्बुलेंस के बिल्कुल इस सफर में मुख्तार अंसारी के सामने अपने किए हुए सारे अपराध घूम रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि सामने एम्बुलेंस है जिसके ठीक पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां, उसके पीछे हम हैं। वो सामने एम्बुलेंस जा रही है जिसके अंदर मुख्तार अंसारी इस समय मौजूद है, और ये सफर 14 से 15 घंटे का होगा। इस पूरे सफर में उसकी पूरी जिंदगी में किए हुए, उसके 32 साल के करियर में किए हुए तमाम अपराध एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूम जाए। जब तक वो बांदा जेल पहुंचेगा तब तक वो अपने पूरे जो अपराध थे वो याद कर चुका होगा, और फिर अब वो इसलिए डर रहा है क्योंकि रात में भी वो परेशान था। वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसे अपने किए हुए अपराध याद आ रहे थे, और उसे पता है कि उसने जो अपराध किए हैं और वो अब तक अपने पैसे के दम पर, अपने
बाहुबल के दम पर या फिर वो पूर्वांचल में जिस तरह से उसने अपना खौफ पैदा कर रखा था उसके दम पर वो तमाम चीज़ों से बचता आ रहा था। और अगर जेल में भी था तो जेल भी उसके लिए एक सेफ हाउस की तरह होता था जहां पर वो अपनी मर्जी से आता था, जाता था, उसके लिए तमाम इंतजाम होते थे। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को पता है कि जो गुनाह उसने किए हैं अब बांदा जेल में जाकर उसे आम कैदी की तरह जीना होगा। 2 कंबल, 1 प्लेट और 1 गिलास के सहारे उसको अपनी ज़िंदगी अब वहाँ पर काटनी होगी। उसको वहाँ पर कोई पंखा, कूलर, किसी तरह का गद्दा या कोई ऐशो आराम या नौकर चाकर नहीं मिलेंगे। अब वहाँ पर जाकर उसको एक आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया जो स्पेशल बनाया गया है। लेकिन सिर्फ बांदा जेल तक ही मुख्तार अंसारी की जर्नी नहीं है, बांदा जेल से भी आगे रोमान, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से, जो कि बांदा जेल के बाहर ही मौजूद है लगातार। अमित, यहां से अब यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है मुख्तार अंसारी को लेकर। बांदा जेल में क्या हलचल है? वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बांदा जेल को किले में तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में रहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मुख्तार अंसारी की हैसियत बदल चुकी है। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा, स्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है। और हम तस्वीर आपको दिखाएं, जब कुछ देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी तब की तस्वीर और अब की तस्वीर में ही अंतर साफ देखने को मिल सकता है। सामने देखिए, जैसे ही मुख्तार अंसारी को वहां से हैंडओवर किया गया, आप अंदर देखिए, परिसर के अंदर बैरिकेटिंग बाकायदा लगा दी गई, वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। और जो भी व्यक्ति आ जा रहा है बाकायदा उसकी जांच हो रही है कि आखिर वो कौन है, नाम पता उसका लिखा जा रहा है। और सबसे अहम बात, जिस गेट पर मैं खड़ा हूं, आप देखिए, कल तक इस गेट पर ऐसे ही सामान्य तरीके से इसको बंद किया गया था, लेकिन आज मोटी जंजीर से इसको देखिए लॉक किया गया है। जो भी व्यक्ति आता है बाकायदा उससे पूछताछ की जाती है। और अंदर देखिए, अगर आप पीछे से कहूँ कि दिखाने की कोशिश करें, अंदर एक व्यक्ति देखिए, मेन जो दरवाजा है, सबसे मुख्य जो दरवाजा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सीसीटीवी पहले लगे हुए थे लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। और जो 4 दीवारी है जेल की, उसके बाहर और उसके अंदर दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है। और लगातार इससे पहले जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा गया था तब बैरक नंबर 15 ठिकाना था कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी का। क्या इस बार भी बैरक नंबर 15 में भी रखा जाएगा? आपको वहां पर देखकर क्या लग रहा है? देखिए, लगातार ये बात सामने आई थी, हमने यहाँ के अधिकारियों से लगातार इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जेल परिसर के अंदर के हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जेल जो बैरक नंबर 15 है उसको भी खाली रखा गया है। साथ ही एक अलग स्पेशल बैरक बनाई गई है, इसी में बाकी अन्य कैदियों से अलग मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। और सामने जो आप ये 3 लेयर सिक्योरिटी देख रहे हैं राकेश, ठीक है। चलिए अमित, हम आपके पास लौट कर आएंगे। रुमानुल्लाह खान लगातार इस काफिले के साथ मौजूद हैं। रुमान, काफिला कहां तक पहुंचा? हाईवे पर ही अभी है, इसको लेकर अपडेट। और साथ ही जब बांदा जेल पहुंचा था, पहली बार तो मुख्तारी चली थी, लेकिन इस बार मुख्तारी नहीं, जो तमाम सुविधाएं जनरेटर से लेकर तमाम फैसिलिटीज मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला बांदा जेल में। देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ के रास्ते में कुराली गांव तक अब तक पहुंच चुका है काफिला। और आप देख सकते हैं पूरे हाईवे पर सामने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जा रही है जो दूर से ही नजर आ रही है। और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और एक वज्र वाहन भी है। वज्र वाहन हूटर बजा रहा है ताकि सेफ पैसेज यहाँ से इस काफिले को मिल सके। सीधे इस पूरे रास्ते में अब मुख्तारी तो चलेगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी एक और है, वो जेल लोग को अपने सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल करता था और पंजाब की जेल में भी वो ऐशो आराम से रह रहा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी जाएगा, वो लोग जो उसके सताए हुए हैं वो भी अब उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसे एक आम कैदी की तरह किया जाता है। और प्रशासन ने उसकी सुरक्षा के लिए यही सब देखते हुए उसको आइसोलेशन वार्ड में बांदा जेल में शिफ्ट करने का इंतजाम किया है। पर जितनी कैपेसिटी है उससे 2 गुने के करीब कैदी इस समय बंद है। और गैंग जो मुख्तार अंसारी को ठीक है, चलिए रोमान के पास एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अमित भी लगातार बांदा जेल से मौजूद है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हाईवे पर यह काफिला आगे बढ़ चला है यूपी की ओर, हरियाणा होते हुए। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद में जुड़े हुए हैं, उनका रुक करते हैं। हिमांशु, ये जो काफिला निकला हुआ है बांदा के लिए पंजाब की रोपड़ जेल से, अब ये हाईवे पर मौजूद है, उसके बाद पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसके बाद ये सीधे यूपी में प्रवेश कर जाएगा।
एक्सप्रेसवे तक आने में मुख्तार अंसारी की काफिले को तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय अब तक अभी लगेगा, यानी कि तकरीबन 7 से 8 का समय हो जब मुख्तार अंसारी का जो काफिला है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए यहां से गुजरेगा और आगे बांदा के लिए रवाना होगा। आपको बता दूं, जब मुख्तार अंसारी का जो काफिला वहां से निकला है उसके बाद से लगातार चहलकदमी यहां पर पुलिस कर्मियों की बढ़ गई है। लगातार 2 पीसीआर वैन यहां से अब तक जा चुकी हैं और आगे भी एक पुलिस यूपी 16 यानी कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस वैन आगे खड़ी हुई है, यानी कि जो पूरी निगाह रखी हुई है कि कहीं कोई बाहर से कोई गाड़ी यहां पर मौजूद नहीं है। एक गाड़ी आप देखेंगे सरकारी प्रशासनिक अधिकारी की यहां आकर अभी रुकी है और उससे आगे पुलिस अधिकारी की गाड़ी वहां पर मौजूद है, जो पूरी तरह से ध्यान रखे हुए कहीं टोल जो यहां से चढ़ता है ऊपर डासने का टोल टैक्स जो गाजियाबाद में पड़ता है, जब ये काफिला गुजरेगा उस टोल टैक्स को बंद करने के लिए हिदायत दी गई है। यानी कि जब मुख्तार अंसारी का काफिला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से होते हुए गुजरे, दोनों टोल टैक्स को बंद कर दिया जाएगा। यहां पर चढ़ने के लिए उसको रोक दिया जाएगा ताकि जो काफिला है बहुत आसानी से आगे की तरफ रवाना हो और फिर गौतम बुद्ध नगर परिचौक के पास ही काफिला आगे उतरेगा और ताज एक्सप्रेसवे को वहां से पकड़ेगा और एक्सप्रेसवे होते हुए फिर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से इस पूरे काफिले को लेकर जाया जाएगा, जो संभावित रूट बताया जा रहा है। तो अभी 5 से 6 घंटे का समय है जब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मुख्तार अंसारी का ये पूरा काफिला पहुंचेगा और कुंडली से ये शुरुआत होगी और कुंडली के बाद तकरीबन 1.5 घंटे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर इस एक्सप्रेसवे पर मुख्तार अंसारी को लेकर हिमांशु आपके पास हम लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल हिमांशु जहां पर मौजूद है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से पर, वहां पर पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद जो संभावित रूट है परिचौक होते हुए फिर ताज एक्सप्रेसवे पर यह काफिला आगे बढ़ जाएगा, फिर यूपी में प्रवेश करेगा। तो यह संभावित रूट है। फिलहाल रोमान, अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे फिर यूपी तक पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अभी कहां पर एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है ये काफिला? बिल्कुल काफी वक्त लगेगा। अभी तो मोहाली की तरफ जाना होगा, चंडीगढ़ जाना होगा। आप देख सकते हैं कि ये काफिले की सबसे लास्ट गाड़ी है, उसके पीछे हमारी गाड़ी है, इसके आगे गाड़ियां हैं और आगे मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि वो एम्बुलेंस सामने है जिसमें मुख्तार अंसारी जा रहा है। और सीधे तौर पर ये जो एम्बुलेंस है यह पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इस सुरक्षा घेरे के बीच में जा रही है जहां पर हिमांशु इस समय मौजूद है। सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस के अंदर है और आप देख सकते हैं कि रास्ते में जगह जगह पंजाब पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस के एसपी ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई एस्कॉर्ट पंजाब पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा, लेकिन जगह जगह पर पुलिसकर्मी जरूर तैनात किए जाएंगे ताकि रास्ते को जो गाड़ियां हैं वो आराम से उनको सेफ पैसेज मिल सके और हर जिले का जो वो है पुलिस टीम है पंजाब पुलिस की, वो अपने जिले की सीमा से इस पूरे काफिले को दूसरे सीमा तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा दे। और यही प्रोसीजर पूरे पंजाब में निभाया जाएगा और फिर आगे हरियाणा में और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी जो वहाँ की लोकल जो गाड़ियां हैं, जो लोकल एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, वो इस काफिले को अपने थाने की सीमा तक एस्कॉर्ट करेंगी। तो सीधे तौर पर काफी सुरक्षित। थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ये सफर थोड़ा सा लंबा होगा, 850 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन इस सफर के दौरान मुख्तार अंसारी अपने 32 साल के आपराधिक जीवन को जरूर याद कर रहा होगा। यूपी सरकार लगातार इस बात की तस्दीक करती रही है कि हर गुनाहों का हिसाब होगा, इसको लेकर लगातार बातचीत कही जा रही है और इसका ट्रेलर पहले से शुरू हो चुका है। जो आर्थिक साम्राज्य रहा है उसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। 192 करोड़ 6,22,000 रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको या तो ध्वस्त किया जा चुका है या उस पर कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर आप देखिए, अब एम्बुलेंस हमें साफ तौर पर नजर आई है। पीछे के जो शीशे हैं उसे आप देख रहे हैं, अखबार से बंद कर दिया गया है ताकि पीछे से कोई मुख्तार अंसारी को अंदर ना देख सके। पीछे की तरफ जो शीशे हैं वो एम्बुलेंस में आपको दिखाना चाहूंगा जो अभी हमें नजर आई है। थोड़ा आगे लीजिए जून साहब, जो हमारे ड्राइवर उनसे मैं कहूँगा थोड़ा आगे लीजिए। संदीप, वो विजुअल दिखाओ। वो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो एम्बुलेंस है उसको पूरी तरह से ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, पीछे के शीशे बंद कर दिए गए हैं और उसके आगे पीछे गाड़ियां हैं। तो सीधे तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्तार अंसारी को अच्छी तरह पता है कि 192 करोड़ से ज्यादा की उसकी जो संपत्ति है जो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख के और अपराध के जरिए कमाई थी, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सीज किया है। उसके सैकड़ों गुर्गे जेल में बंद हैं, कुछ सजा काट रहे हैं और उसके जो उसने D5 बनाया था अपराधियों का गैंग, जो उसने कृष्णन राय की हत्या के बाद बनाया था, वो पूरी तरह से तितर बितर हो चुका है। तो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी की कमर टूट चुकी है और अब वो अपने जो पैसा था उसके दम पर वो पंजाब की इस जेल में कथित तौर पर सेफ हाउस की तरह रह रहा था, यहाँ ऐश कर रहा था। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश जाएगा और जा रहा है, अब उत्तर प्रदेश बांदा पहुंचेगा और वहाँ पर एक आम कैदी की तरह जी कर देखेगा। उसे पता चलेगा कि जो उसने अपराध किए थे
उनका नतीजा क्या होता है, और एक अपराधी को अगर सज़ा दी जाती है तो सज़ा का मतलब क्या होता है, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। सुधार गृह कहा जाता है एक तरह से जेल में, जहाँ पर किसी कैदी को सुधरने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस तरह के अपराधी अपने रसूख का, अपनी पावर का, अपने पैसे का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अपने लिए एक नया साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और उनके तमाम जो आपराधिक गतिविधियां वो जेल से चलती रहती हैं। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को पता चलेगा कि जो उसने अपराध किए हैं वो कितने जघन्य थे, क्योंकि अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे, उसके चेले, उसके करीबी, उसके अगल बगल के लोग उसके इन किए हुए अपराधों में उसका महिमा मंडन किया करते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है और वो बहुत बड़ा बाहुबली है। लेकिन अब उसे पता चलेगा कि जो अपराध उसने किए थे वो कितने जघन्य थे और उन अपराधों को करने का मतलब क्या होता है, और ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को किस तरह से जेल में जीवन यापन करना पड़ता है, वो अब मुख्तार अंसारी को पता चलेगा। ये सामने एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी है और आप देखिए कि अखबार से पीछे और तमाम शीशे बंद कर दिए गए हैं, ढक दिए गए हैं इस एम्बुलेंस के, और इस एम्बुलेंस में एसी भी नहीं है, जिसकी मुख्तार अंसारी को बुरी तरह से लत है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वहाँ पर रोपड़ जेल के बाहर एक एम्बुलेंस आई थी और वो एम्बुलेंस एयर कंडीशन थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस चली गई। तो क्या आखिरी दम तक मुख्तार अंसारी यहाँ पे निकलने से पहले तक ये चाह रहा था कि उसका जो सफ़र है वो थोड़ा आरामदेह रहे, क्योंकि अब जाकर उसे ज़मीन पर ही सोना है। कैदी को जो सुविधाएं, एक आम इनमेट को जो सुविधा दी जाती हैं वही मुख्तार अंसारी को मिलेंगी। और सीधे तौर पर अब मुख्तार अंसारी को पता चलेगा कि जो अपराध उसने किए हैं उसकी एवज़ में अब उसे ज़मीन पर सोना है, उसे बिछाने के लिए कंबल मिलेगा, उसे ओढ़ने के लिए कंबल मिलेगा, उसे एल्युमिनियम की प्लेट मिलेगी जिसमें उसे खाना खाना है, एक कटोरी मिलेगी जिसमें उसको दाल और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, और एक गिल मिलेगा, मग मिलेगा, जो उसके पानी पीने, चाय पीने, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब उसे जेल में जाकर ये भी पता चलेगा कि एक कैदी कितने पैसे खर्च कर सकता है। हफ्ते में महज कुछ सौ से लेकर 1000 रुपये तक की रकम होती है, जो टोकन के या कूपन के तौर पर कोई भी इनमेट या कैदी अपने पास रख सकता है, और उससे कभी कभी जाकर अगर उसे भूख लगती है तो जेल के अंदर जो कैंटीन। तो रोमान लगातार इस काफिले के साथ बने हुए हैं और आप देखिए ये काफिला आगे बढ़ रहा है मोहाली होते हुए, अब फिर ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और उसके बाद यूपी की ओर ये काफिला आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से जो रोमान जानकारी दे रहे थे वो भी एक दिलचस्प जानकारी है कि पहले एक ऐसी एम्बुलेंस आई थी और क्या ये सवाल पैदा करती है, ये तस्वीर पैदा कर रही थी उस समय रोमान के हिसाब से कि क्या ये आखिरी वक्त में कोशिश थी कि मुख्तार अंसारी ये चाहता था कि उसे ऐसी एम्बुलेंस मिल जाए ताकि वो उसका जो सफ़र है वो आराम से कटे। फिलहाल ये जो एम्बुलेंस काफिले में चल रही है उसके शीशे ढके गए हैं, अखबार से ढक दिए गए हैं ताकि अंदर की तस्वीर कोई देख ना पाए। और लगातार जो पीछे यूपी पुलिस की जो गाड़ियों का काफिला है, जो एसयूवी गाड़ियों का ये काफिला है, वो लगातार लेन चेंज कर रहा है ताकि कोई भी गाड़ी यहां पर ओवरटेक ना कर पाए। ये आप तस्वीरों के जरिए जरूर देख सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, रिटर्न ऑफ बाहुबली की तस्वीर। लेकिन अब मौजूदा परिदृश्य में जो तूती बोला करती थी एक वक्त में मुख्तार अंसारी की, वैसी स्थिति नहीं रही है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और यूपी पुलिस, यूपी की अदालतें उसका इंतजार कर रही हैं कि अब उसके गुनाहों का हिसाब किताब हो। गुनाहों का हिसाब किताब काफी लंबा है, उसकी लिस्ट, फहरिस्त काफी लंबी है। और अगर जो जेल में बंद जो रजिस्टर है, जो हिस्ट्री शीट है 16 भी, अगर आप उसे खंगालेंगे तो 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी मर्डर के 18 केस हैं, हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका के तहत भी केस दर्ज हैं। अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, ये सफर तो अब आगे चल रहा है यूपी की ओर, लेकिन इसके आगे की राह, या यूं कहिए कि अब तो मुसीबतों की शुरुआत हो चुकी है मुख्तार अंसारी के लिए। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी पुलिस तो निकल पड़ी है, हालांकि थोड़ा सा डिले हुआ, ये 10, 11, 12 बजे तक की रवानगी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अंततः 2 बजे के बाद ये रवानगी हुई है। और अब 8 से 9 गाड़ियां जिस काफिले में शामिल है, वज्र वाहन भी है, एम्बुलेंस भी है, और बताया गया था परिवार की ओर से कि उनको तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, इसलिए आनाकानी पंजाब सरकार ने उनको भेजने में कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन इसीलिए उनको मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस यहाँ भेजी गई कि कोई दिक्कत अगर हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल स्टाफ एम्बुलेंस से ही उनका उपचार कर सके। तमाम दलीलें भी कोर्ट में उन्होंने यूपी जाने से बचने के लिए, लेकिन कोई दलील का उनका जो असली पता था बांदा जेल, अपने असली पते में जाने के लिए वो जा रहे हैं।
2 साल तक वो चकमा देते रहे कानून को पंजाब सरकार के भरोसे, पंजाब सरकार की मदद से। अंततः अब उनको जाना पड़ रहा है और एक लंबा सफर है, 800 से 900 किलोमीटर का रास्ता तय करना है बांदा पुलिस को मुख्तार को ले जाने के लिए। देर हुई है तो माना यह जा रहा है कि अब ये काफिला लगातार कंटिन्यू चलेगा, कहीं रुकने का कोई प्लान। और यूपी पुलिस तमाम तैयारी के साथ आई है, उनके साथ एक्स्ट्रा ड्राइवर्स भी हैं कि अगर गाड़ी चलाते चलाते जो ड्राइवर चला रहे हैं उनको रिलैक्स गाड़ियां चलाएंगे ड्राइवर बारी बारी से। लेकिन ये काफिला अब सीधे रुकेगा बांदा और ये कंटिन्यू ये जर्नी रहेगी और माना जा रहा है कि कल सुबह 9 से 10 बजे के आसपास जो है ये काफिला बांदा पहुंचेगा और उसके बाद बांदा की तन्हाई बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। वहां पर तमाम इंतजाम कर लिए हैं। भव्य स्वागत के लिए पहले से ही पुलिस तैयार थी, इसलिए भव्य तरीके से ले जाया जा रहा है कई गाड़ियों। लेकिन अनिल, ये जो सफर है जो आगे बढ़ रहा है, इस सफर को लेकर लगातार इस बात को कहा गया कि ये सफर जब पूरा हो जाएगा, जब बांदा जेल पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी, उसके बाद उसके गुनाहों का हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी की ना तो ताकत बची है, जो पुराने समय में ताकत जो हैसियत थी, ना तो वो हैसियत बची है, ना तो वो रुतबा बचा है। अब उसके सामने है तो सिर्फ गुनाहों की फहरिस्त, ना तो वो गैंग बचा है, D5 नाम का जो गैंग, जो उसने कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो आरोपों में अभी भी घिरा हुआ है मुख्तार अंसारी, उसके बाद ये गैंग बनाया था। इस गैंग का जो सदस्य था राकेश पांडे और फरमान पांडे, उसको पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मार गिराया गया था, उस पर 1 लाख का इनाम था। इस D5 गैंग में मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय, राकेश पांडे, ये गैंग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ना तो अब ताकत बची है, ना तो हैसियत बची है मुख्तार अंसारी की जो पहले थी। बिल्कुल, देखिए, ताकत भले ना बची हो, गैंग भले ना बचा हो, लेकिन गुनाहों के निशान तो अभी भी बचे हुए हैं और गुनाहों के ये निशान ही उसको खींचकर वापस यूपी ले जा रहे हैं, क्योंकि उसके गुनाहों का हिसाब होना है। एक लंबी फहरिस्त है और उन फहरिस्त के लिए ही यूपी सरकार ने बहुत कोशिश करी, यूपी सरकार ने बहुत प्रयास किया कि उसके जो गुनाह हैं उनके हिसाब किताब के लिए उसे यूपी लाया जाए। तो अब अंततः वो अपने गुनाहों के हिसाब किताब के लिए ही यूपी जा रहा है। और देखिए, जगह जगह पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट भले ना कर रही हो, लेकिन जगह जगह पंजाब पुलिस के जवान जो है सड़क पर तैनात है। हर थाने की जो पुलिस है, हर थाना क्षेत्र में इंश्योर कर रही है, सिक्योरिटी चेक कर रही है। तो एक तरह से पंजाब पुलिस भले गाड़ी अपने पीछे ना भेजे हो, लेकिन रास्ते में पंजाब पुलिस के जवान जरूर तैनात है। और अभी हम चंडीगढ़ हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं। 10 या 15 किलोमीटर रह रहा है हमें चंडीगढ़ पहुंचने में। उसके बाद अंबाला हम पहुंचेंगे। अंबाला के बाद पानीपत, सोनीपत होते हुए ये काफिला पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा यूपी के लिए। निश्चित तौर पर ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। अनिल यादव लगातार इस काफिले के साथ मौजूद है और हर उस संभावित रूट पर जहां से ये काफिला निकलने वाला है, न्यूज नेशन ने भी अपने सहयोगियों, अपने रिपोर्टर्स को तैनात किया है ताकि आपको पल पल की अपडेट दी जा सके। रुमान, बताइए क्या जानकारी आपके पास और देखिए, बिल्कुल जो काफिला है वो चल रहा है, पहुंचने वाला है चंडीगढ़। कुछ ही किलोमीटर दूर बचा है जो चंडीगढ़ पहुंचने वाला है और सीधे तौर पर चंडीगढ़ के बाद ये अंबाला होते हुए सोनीपत, पानीपत से निकल कर जाएगा। पुलिस का वज्र वाहन आप देख रहे हैं कि सामने निकल के गया है और मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में है। सीधे तौर पर अब मुख्तार अंसारी यही सोच रहा है कि बांदा जेल जाकर क्या होगा। एक ज़माना था जब मुख्तार अंसारी के साथ उसका पूरा काफिला चला करता था। मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे वो एक ही रंग की गाड़ी में 10, 12, 15 SUV चला करती थी, लेकिन आज मुख्तार अंसारी किस तरह से जा रहा है आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की क्या हालत है। पुलिस की अभिरक्षा में एक एम्बुलेंस के अंदर बैठकर मुख्तार अंसारी जा रहा है अपने गुनाहों की सजा काटने। निश्चित तौर पर रुमान, काफिला बदल चुका है और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि मुख्तार अंसारी के लिए वक्त भी अब पलट चुका है। आपने ठीक जिक्र किया कि जब मुख्तार अंसारी का काफिला चला करता था तो एक रंग की गाड़ियां हुआ करती थी जिसमें मुख्तार अंसारी के गुर्गे रहा करते थे, लेकिन इस समय पुलिस के जवान हैं, इस समय पुलिस के जवान आधुनिक असलहों के साथ हैं और ये वक्त मुख्तार अंसारी को एहसास जरूर करा रहा होगा रुमान कि अब वक्त उसके गुनाहों के हिसाब का है। जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं, ना तो ताकत बची, ना तो हैसियत बची, ना तो रुतबा बचा, ना तो गैंग बचा। बिल्कुल, ना गैंग बचा, ना रुतबा बचा, ना ताकत बची और जो बची कुची कसर थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ ने कसर उसकी पूरी कर दी। क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो पूरा जो दहशत का कारोबार था वो खत्म हो चुका है। उसकी जो 192 करोड़ करीब की संपत्ति है वो पूरी तरह से जब्त की जा चुकी है। उसका D5 जो गैंग उसने बनाया था जिसमें उसके तमाम शूटर्स मौजूद थे, जिसमें मुन्ना बजरंगी हो या राकेश पांडे हो, गोरा राय हो, अंगद राय हो और खुद मुख्तार अंसारी उसमें था, वो पूरा D5 गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मुख्तार अंसारी के पास कुछ नहीं बचा है सिवाय
अपने किए हुए चीज़ों की सज़ा काटने के, क्योंकि पश्चाताप तो मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं कि मुख्तार अंसारी ने कभी किया होगा, क्योंकि जो अपराध मुख्तार अंसारी ने किए थे उन अपराधों के बदले वो लगातार जेल में जाकर ऐश की ज़िंदगी जीता था, साजिशें रचता था। पंजाब की रोपड़ जेल में वो इसी साजिश के तहत बंद था, पश्चाताप के लिए नहीं था। लेकिन अब पश्चाताप भी शायद करना पड़ जाए अपने किए हुए गुनाहों पर, क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि जो उसने अपराध किए थे वो कितने जघन्य थे और उनकी सज़ा क्या होती है, और उन अपराध को करने वाले एक अपराधी को किस तरह की सज़ा से गुजरना पड़ता है, किस तरह की सज़ा काटनी पड़ता है। जब वो सज़ा काटेगा तब हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को पश्चाताप भी हो। लेकिन सीधे तौर पर अब मुख्तार अंसारी, आपने मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली को ठीक से खंगाला है। क्राइम कुंडली में मुझे लगता है कि शायद जो सबसे बड़ी तारीख रही होगी वो 29 नवंबर 2005 की रही होगी, जब कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। AK-47 से लैस हमलावर पहुंचे हुए थे, 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कृष्णानंद राय, उनके गनर, ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। ये शायद क्राइम कुंडली में सबसे बड़ा अपराध जिसके आरोपों में आज भी मुख्तार अंसारी घिरा हुआ है। सबसे बड़ा अपराध जिसके आरोपों में आज भी मुख्तार अंसारी घिरा हुआ है। देखिए बिल्कुल, और इसको अंजाम दिया था मुन्ना बजरंगी ने, जो कि मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कहलाया जाता था। और मुन्ना बजरंगी के बारे में आपको बताऊं कि वो इतना दुर्दांत अपराधी था कि वो किसी की भी हत्या करने से नहीं डरता था, कहीं पर भी वो घुस जाया करता था मुख्तार अंसारी के इशारे पर। और कृष्णानंद राय की हत्या भी उसने सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत की थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के D5 गैंग के उसके गुर्गे भी शामिल थे। हालांकि इससे पहले कृष्णानंद राय के बारे में मुख्तार अंसारी को पता चला था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहते हैं और नॉर्मल जो गन है उससे उसके शीशे को नहीं भेदा जा सकता, और इसीलिए वो LMG भी खरीदने की कोशिश कर रहा था कि लाइट मशीन गन की गोली से उसको भेदा जा सके। बहुत लंबे समय से कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश मुख्तार अंसारी ने रची थी और आखिरकार उसे अंजाम तक पहुंचाया मुन्ना बजरंगी ने। मुन्ना बजरंगी के बारे में आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ उसका एनकाउंटर हुआ था, जिसमें उसे करीब 10 गोलियां लगी थी। 10 गोलियां लगने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस टीम को यही लगा था कि वो मौके पर ही मर चुका है, क्योंकि उसने भी काफ़ी क्रॉस फायरिंग पुलिस के ऊपर की थी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने सांस लेनी शुरू कर दी और उसके बाद वो बच गया। लेकिन उसके बाद वो बागपत जेल में था, जो 2 साल पहले 2018 में बागपत जेल में उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसके कुछ कर्म ऐसे थे जिससे उसका राइवल थे, उसके दुश्मन थे, जिन्होंने उसकी हत्या की है। सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी का D5 गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में भी मुख्तार अंसारी को ट्रायल है, फेस करना है, और सीधे तौर पर जो तमाम सबूत हैं उनके आधार पर चलेगा। केस चल रहा है MP MLA कोर्ट में भी उसके खिलाफ 10 केस चल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो अपराध उसने किए हैं या करवाए हैं, अब उनके बारे में उसे पता चलेगा बांदा जेल जाकर कि आखिर में अपराध करने का नतीजा क्या होता है। एक अपराधी को जेल में कैसी जिंदगी जीनी पड़ती है और कैसी सजा काटनी पड़ती है, वो भी तब जब वो आदमी अपने रसूख के सहारे, अपने पैसे के सहारे जेल में भी अपना साम्राज्य बना के बैठा हो। अब अगर उसे एक सामान्य कैदी की तरह जीना पड़ेगा तो अंदाजा होगा उस शख्स को कि जो अपराध उसने किए थे, जिन अपराधों को के बारे में वो महिमा मंडित करके लोगों को बताता था, उसके गुर्गे उसकी वाहवाही करते थे, अब पता चलेगा कि वो अपराध असल में थे क्या, कितने जघन्य थे। लेकिन रोमान आपको लगता है हमने अभी तक मुख्तार अंसारी के आपराधिक जीवन की बातचीत करी, लेकिन जो पारिवारिक इतिहास रहा है वो बड़ा शानदार रहा है। तो मुख्तार अंसारी को शायद इस बात का भी एहसास हो रहा होगा कि जो पारिवारिक विरासत रही है, अगर उस रास्ते पर चला होता तो शायद ये तस्वीर नहीं उसे देखनी पड़ती, ये दिन उसे नहीं देखना पड़ता। अब जो ये सफर चल रहा है, ये सफर उसे पुलिस के लोगों के साथ कैद के जीवन में नहीं गुजारना पड़ता। दादा उसके फ्रीडम फाइटर, बहुत ही नामचीन इज्जतदार हस्ती, और सीधे तौर पर शायद ही आजमगढ़ और उस आसपास के इलाके में, या मऊ कह दें या गाजीपुर कह दें, उस आसपास के इलाके में इतनी रॉयल फैमिली कम ही लोगों की होगी। दादा उनके फ्रीडम फाइटर थे, अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी। नाना नौशेरा के शेर, जिन्होंने 1947 में नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी और नौशेरा को अपने कब्जे में रखा था, जहां पर हालांकि वो शहीद हो गए थे, लेकिन नौशेरा के शेर कहा जाता है मेजर जनरल उस्मान, उनके नाना को। उनके पिताजी खुद बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी CPM के नेता थे, और उनके चाचा आप जानते ही हैं, उनके घर में कई अधिकारी और पढ़े लिखे लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए भी बहुत योगदान दिया है, समाज के लिए भी उनके दादा मुख्तार अंसारी के दादा 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी के करीबियों में उनका नाम शुमार था। उनके नाना का ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें महावीर चक्र दिया गया था,
तो ये अगर शायद इस विरासत को अगर अपने जहन में रखा होता मुख्तार अंसारी ने, तो शायद इस आपराधिक दुनिया में कदम नहीं रखा होता। इस बात का भी मलाल इस वक्त हो रहा होगा मुख्तार अंसारी को। रोमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इज्जतदार परिवार, बहुत ही अच्छा परिवार। और आपने बताया जिस तरह से कि 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस जमाने में अध्यक्ष रहे जब कांग्रेस का काम सेवा करना था, राजनीति करना या सत्ता को भोगना नहीं था। देश को आज़ादी की लड़ाई में जो जूझ रहे थे वो लोग, वो आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में बहुत फर्क था। मतलब साफ है कि उन्होंने उस समय में देश की सेवा की जब कांग्रेस का नाम किसी सत्ता से जुड़ा नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़के जेल जाना पड़ता था। नाना नौशेरा के शेर कहा जाता है। आप देखिए, मैं इस पर आता हूँ रोमान आपके पास। रोमान मैं आता हूँ इसके पास। इतना ही नहीं, जो आगे की पीढ़ी है मुख्तार की, वो भी अपना नाम कमा रही है अपने फील्ड में, मैं उसका जिक्र आपसे करता हूँ। लेकिन एक बार फिर से मैं अनिल यादव का रुख कर लेता हूँ, इस काफिले के साथ वो भी मौजूद है। अनिल बताइए क्या अपडेट, किस लोकेशन पर अभी आप हैं? बिल्कुल, देखिए हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ की जो मार्च है वो आगे बढ़ने के प्रकार से रहेंगे कि कहेंगे कि जरा एक बार दिखाएं काफिला कहां से गुजर रहा है। तो चंडीगढ़ की सीमा में हम प्रवेश कर गए हैं और अब चंडीगढ़ से गुजर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अभी भी काफिला जो है बहुत द्रुत गति से, बहुत तूफानी रफ्तार से यूपी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर जेल प्रशासन ने काफी डिले किया है मुख्तार अंसारी को छोड़ने में, तो कुछ ही घंटे में लेकिन क्योंकि अभी जो NH-44 है ये काफी व्यस्त मार्ग है और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है। लेकिन अभी दिन है तो ज्यादा से ज्यादा सफर तय कर लेना चाहता है बांदा पुलिस का काफिला, इसलिए गाड़ियां बहुत रफ्तार से गुजर रही हैं। और जैसा कि हमारे साथ हमारे आगे पीछे मीडिया की बहुत गाड़ियां हैं यहाँ पर, और कुल मिलाकर मीडिया और पुलिस की गाड़ियों के काफिले को अगर हम जोड़ दें तो ये 25 से 30 गाड़ियों का काफिला होता है। लोग बाग जो अगल बगल सड़कों से देख रहे हैं वो हैरान है कि वहाँ इतना बड़ा काफिला कहाँ से गुजर रहा है। शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ये काफिले में कौन इतना बड़ा अपराधी जा रहा है पुलिस की अभिरक्षा में। और जैसा कि आपने कहा, रुमान ने भी बहुत प्रकाश डाला कि कितनी बड़ी फैमिली थी मुख्तार अंसारी की। निश्चित ही उनकी फैमिली में जो भी लोग रहे वो सब विख्यात लोग थे, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग थे। लेकिन मुख्तार अंसारी कुख्यात हुआ है, तो हमें विख्यात और कुख्यात के बीच का अंतर समझना होगा कि जो पारिवारिक विरासत थी उसको भी उसने भूल विपरीत किया। समाज को तो उसने दुख पहुंचाया, दर्द पहुंचाया, लोगों को दुख दर्द पहुंचाया, समाज की क्षति करी, लेकिन अपने परिवार के नाम का भी उसने एक तरह से कहे उसको बहुत छत कर दिया और कुख्यात हो गया। जराइम की दुनिया में उसने पैदा किया, बाकी लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने समाज सेवा में और देश सेवा में नाम पैदा किया, लेकिन उसने जराइम की दुनिया में नाम समाया। और यही वजह है कि आज उसको ठीक है। इस वक्त बड़ी खबर अनिल, मैं आपको रोकता हूं। यूपी पुलिस का काफिला चंडीगढ़ पहुंच चुका है। कल सुबह तक बांदा जेल पहुंचेगा ये काफिला और नॉन स्टॉप ये गाड़ियां आगे बढ़ती रहेंगी, यानी ये काफिला कहीं रुकेगा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स इस काफिले के साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट और पल पल की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के जीवन पर, आपराधिक जीवन पर, किस तरीके से विरासत जो पारिवारिक रही है उस पर भी चर्चा हो रही है। उसके गुनाहों की जो क्राइम कुंडली है वो भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचा है ये काफिला। रुमान, एक सवाल आपसे, जो पारिवारिक विरासत की चर्चा कर रहे थे, एक पीढ़ी आगे चलते हैं। वाराणसी, मऊ और गाजीपुर के इलाके में कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पक्का निशानेबाज रहा, उड़ती चिड़िया पर भी सटीक निशाना लगा सकते थे। जो बेटा है अब्बास अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी को भी ये विरासत में मिला, ये निशाने लगाने की क्षमता। नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तक जीता, लेकिन इसके बाद अब्बास अंसारी भी विवादों में घिरे और अवैध तरीके से घर में हथियार रखने का आरोप लगा। अंसारी ने भी चुनाव लड़ा था 2017 में और जीत नहीं सके थे, लेकिन उनके भी विवादों में आ गए। सीधे तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्तार अंसारी के दादाजी का आपने जिक्र किया, उनका नाम भी मुख्तार अहमद अंसारी था और ये भी मुख्तार अंसारी हैं। दोनों मुख्तार से लेकर इन मुख्तार तक, इस मुख्तार ने अपने पूरे खानदान की इज्जत में पैबंद लगा दिया। इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे, अगली पीढ़ी भी अच्छा काम कर रही है मुख्तार अंसारी का, लेकिन उनका जो पिछला खानदान है, जो उनका इतिहास है, वो बहुत गौरवशाली रहा है परिवार का। और ये उन सीनियर मुख्तार से लेकर इस मुख्तार अंसारी तक जो पूरा ये वंश बेल है, उसमें इस मुख्तार अंसारी ने अपने पूरे परिवार की इज्जत पर बट्टा लगा दिया। और सीधे तौर पर एक राक्षस उसको कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह के उसके कर्म थे और जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में राज किया है, अपने सारे विरोधियों को एकदम नृशंस तरीके से खत्म करवाया है, मर्डर कराए हैं रेलवे के ठेकों के लिए, आपका कोयले के कारोबार पे बनारस में कब्जा करने के लिए, या फिर अवैध खनन को लेकर जो तमाम चीजें थी उससे मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व साबित करने के लिए और पैसा कमाने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया
जो कोई शख्स या अच्छे खानदान का, मतलब इतना गौरवशाली जिसके खानदान का इतिहास हो, वो करता। तो ये पैबंद की तरह पूरे खानदान में, और अब जो ये पैबंद है इसकी धुलाई और मरम्मत का वक्त आ गया है, जो कि बांदा जेल में होने वाली है। ठीक है, अमित हमारे साथ बांदा से भी जुड़े हैं और इसके साथ ही हिमांशु गाजियाबाद से भी जुड़े हैं। हिमांशु, चंडीगढ़ पहुंच चुका है ये काफिला? और बिल्कुल देखिए, चंडीगढ़ के बाद जो सोनीपत पानीपत होते हुए ये जो पूरा काफिला है वो गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से होकर गुजरने वाला है। उसके लिए पहले कुंडली पहुंचेगा, कुंडली हरियाणा से चढ़कर बागपत को क्रॉस करते हुए वो गाजियाबाद पहुंचेगा। और उसके लिए तैयारियां मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये जो टोल है यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, यानी कि जिस समय वो काफिला यहाँ से गुजरेगा किसी भी गाड़ी को ऊपर से नीचे नहीं आने दिया जाएगा, ना ही ऊपर से आगे जाने दिया जाएगा, यानी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और सीधा जो काफिला यूपी पुलिस का उस मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से गुजरेगी उसे आगे के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक गाड़ी पुलिस की ऊपर भी तैनात की गई है जो पूरा जिला क्रॉस कराएगी, गाजियाबाद पूरे जिले को क्रॉस कराएगी। और आगे गौतम बुद्ध नगर की भी एक फ्लीट है जो आगे खड़ी हुई है एक्सप्रेस वे पर, वो उसे गौतम बुद्ध नगर क्रॉस कराएगी, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो परी चौक गौतम बुद्ध नगर पर उतरने वाला है, उसके बाद ताज एक्सप्रेस वे। तो हर जिला की जो पुलिस है वो पहले से अलर्ट है और हर पुलिस अपने जिले को क्रॉस कराने की जिम्मेदारी उनको दी गई है और यही वजह है कि हर पॉइंट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। हालांकि यहाँ पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे का समय मुख्तार अंसारी को लगेगा और पूरा जो काफिला है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ से गुजरेगा। 120 घंटे की प्रति रफ्तार से ये एक्सप्रेसवे से गुजरेगा वो काफिला। तो तैयारियां जो है वो पूरी है, पूरा जो काफिला है उसको कहीं रोकना नहीं है, सीधा बांदा जेल ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, जो उसका आपराधिक इतिहास रहा है। जिस तरह से हमारे सभी सहयोगी बता रहे हैं, जिस तरह से हम शुरुआत से इस कवरेज को कर रहे हैं और बता रहे हैं, अब उसके एक एक गुनाहों का हिसाब बांदा में लिया जाएगा। जिस तरह से सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल रही और लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको यहाँ लाया जा रहा है, तो ये साफ है कि कोई भी जो माफिया होता है उसका अंत किस तरह से होगा, ये अंत किस तरह से होने वाला है, ये अब यूपी में आकर खुद मुख्तार अंसारी को पता चलेगा। जो अदालतें इंतजार कर रही हैं, हिमांशु, यूपी की अदालतें इंतजार कर रही हैं कि मुख्तार अंसारी के जो मुकदमे हैं, जो लंबित मुकदमे हैं, उनको सुनवाई किया जाए और जल्दी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अमित बांदा से जुड़े हुए हैं। अमित, बांदा में एक तन्हाई सेल पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को? बिल्कुल राकेश, एक तन्हाई जेल पूरी स्पेशल अलग मुख्तार अंसारी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इससे पहले जब मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में था तो 15 नंबर की बैरक में उसको रखा गया था। हालांकि तब उसको एक माननीय होने के फायदे मिले थे, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आ रहा है तो उसका जो माननीय का ओहदा है, वो भले वो विधायक है लेकिन उसको यहाँ पर वैसी परिस्थिति और स्थिति ना होने के बाद ऐसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अंदर जो जेल परिसर है उसका जो मुख्य दरवाजा है राकेश, उसी के बाईं ओर ये तन्हाई बैरक बनाया गया है और पूरी उम्मीद है कि उसी तन्हाई बैरक में उसको रखा जाएगा। और सबसे अहम बात, मुख्तार अंसारी जैसे जैसे बांदा की ओर बढ़ रहा है राकेश, एक हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इस बात को लेकर पुख्ता होना चाहते हैं कि जेल के आसपास कहीं मुख्तार अंसारी से संबंधित कोई उसका गुर्गा या कोई जानने वाला कहीं अपना ठिकाना तो नहीं बना रहा। इसको लेकर लगातार जो यहाँ की LIU है बांदा की, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसीलिए आसपास का जो 3 किलोमीटर का रेडियस का एरिया है बांदा जेल का, वहां पर बाकायदा लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। जो होटल्स हैं, जो लॉज हैं, जो किराएदार पर लोग रह रहे हैं, आखिर वो कहां से आए हैं, उनका संबंध क्या मुख्तार अंसारी से तो नहीं है। ये तमाम ऐसी तहकीकात हैं जिसको लेकर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि कल एक और खबर सामने आई थी कि जो खाई पार मोहल्ला है इस बांदा में, पिछली बार जब मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में मौजूद था तो उसकी पत्नी अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसी खाई पार मोहल्ले में रहती थी। कल हमको जब इस बारे में जानकारी मिली तो हम उस जगह पर भी गए थे। हालांकि अभी तक कोई जानकारी पुष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस कोई भी जो सूत्र बता रहे हैं, कोई भी जानकारी उसको लेकर उसको इग्नोर नहीं करना चाहती। इसीलिए खाई पार मोहल्ले से लेकर आसपास के जेल के एरिया में कोई भी जो मुख्तार अंसारी से संबंधित जो लोग हैं, अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी जानकारियां पंजाब की रोपड़ जेल के से भी आई थी कि उसके आसपास के इलाकों में भी मुख्तार के लोग जाकर रहने लगे थे और शायद इस बात को लेकर यूपी पुलिस को अंदेशा जरूर होगा, इसीलिए आसपास बांदा जेल के आसपास के जो इलाके हैं उनको पूरी तरीके से उनकी छानबीन की जा रही है। यह तस्वीर यूपी पुलिस के काफिले की है जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।